नमस्कार। हमने इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट किया है उसके आगे अपन टॉपिक देख लेते हैं। तो जो बच्चे लाइव वीडियो लगातार देख रहे हैं और 10 की स्टडी कर रहे हैं वो लगातार बीच बीच में जो प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं उन प्रश्नोत्तरों को भी साथ साथ हल करें और साथ साथ इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रक्तचाप। पार्ट अपना पहले ही चल रहा है अभी, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। टॉपिक नेक्स्ट ले लेते हैं अपन रक्तचाप। इसकी डेफिनेशंस अपन लिखी है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एक धमनी और एक सिरा। तो धमनी की जो दीवार है वो मोटी होती है और उसका जो व्यास है धमनी का अंदर की ये जो दीवारें हैं धमनी की, ये रक्तवाहिनी, इसका नाम है धमनी। इसकी मोटी दीवार होने के कारण इसके अंदर का जो व्यास है वो कम रह जाता है। तो व्यास कम रहने पर इसके भित्तियों द्वारा रक्त के प्रवाह में, अगर रक्त का प्रवाह इस साइड हो रहा है तो ये भित्तियाँ क्या करेगी, इसकी विपरीत दिशा में एक दबाव उत्पन्न करेगी। इसी दबाव को हमने नाम दिया है रक्तचाप। तो एक बार वापस नाम देख लेते हैं डेफिनेशंस के तौर पर। रक्तवाहिनियाँ कौन कौन सी? धमनी और सिरा। और मुख्यतः सिराओं का जो व्यास है यानी सिराओं के अंदर का जो व्यास है वो अधिक होने के कारण और उसकी भित्ति पतली होने के कारण उस पर दबाव कम रहता है। लेकिन मुख्यतः नाम जो लिखा जाता है वो रक्तवाहिनी लिखा जाता है, लेकिन मुख्यतः जो दबाव पड़ता है वो धमनी पर अधिक पड़ता है। तो रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस किसकी? रक्तचाप की। ओके, अब इस प्रकार से धमनी की दीवारों पर दो प्रकार से दाब उत्पन्न होता है, या कहेंगे रक्तवाहिनियों की दीवारों पर दो प्रकार से दाब उत्पन्न होता है। एक जिसका नाम दिया अपने सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक दाब, दूसरा डायस्टोलिक दाब। तो देख लेते हैं वापस। सिस्टोलिक, इसका हिंदी नाम होता है प्रकुंचन दाब। क्या होता है? प्रकुंचन दाब। इसका मान होता है 120 mmHg। mm मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब होता है पारे के दाब से, मिलीमीटर पारे के दाब से। तो ये हो गया कौन सा? सिस्टोलिक या प्रकुंचन दाब। ओके, अब डायस्टोलिक प्रेशर के तौर पर डायस्टोलिक अनुशीतलन दाब है वो है 80 mmHg। तो डायस्टोलिक का नाम क्या दिया अपन ने हिंदी में? अनुशीतलन। तो ध्यान देना कि प्रकुंचन के तौर पर जब हृदय बंद होता है, ठीक है, तब इसमें इसकी भित्तियों पर जो दबाव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रकुंचन दाब, ठीक है। और जब हृदय खुलता है उस समय दबाव सबसे कम होता है, उस दाब को डायस्टोलिक या अनुशीतलन दाब कहते हैं। इसका मान होता है 80 mmHg। तो ध्यान रखना, अधिकतम दाब 120 और मिनिमम प्रेशर जो होता है वो 80। तो मिनिमम प्रेशर को नाम क्या दिया? डायस्टोलिक, और अधिकतम प्रेशर को नाम क्या दिया? सिस्टोलिक। तो हिंदी नाम याद रखो या इंग्लिश नाम याद रखो, क्योंकि अपने आरबीसी बोर्ड की किताब ने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नाम दे रखे हैं तो अपन को इसी तौर पर याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ये मान याद रखना, सिस्टोलिक दबाव 120 mmHg और डायस्टोलिक दबाव 80 mmHg के बराबर होता है। ओके, अब हालांकि अगर हम सही तरीके से देखें तो जब डॉक्टर किसी व्यक्ति का रक्तचाप मापता है तो आपने देखा होगा वह एक ग्रीन कलर का बेल्ट बाजू पर लगाता है और उसके ऊपर वो प्रेशर यानी हवा प्रेशर करता है और उसमें ऊपर एक सामने स्केल के साथ एक पारा एक स्केल के तौर पर ऊपर चढ़ता है। वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचता है? 120। और जब वो हवा निकाल देता है, दबाव कम हो जाता है, उस समय पारा निम्नतम स्तर पर होता है, उसका मान होता है 80। तो इसके लिए अपन ने एक नाम दे रखा है। क्या है नाम? देख लेते हैं एक बार। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक, ध्यान देना, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर रक्तचाप 90 से लेकर 120
mmHg के मध्य होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये कोई फिक्स नहीं है कि सभी व्यक्तियों का 120 mmHg ही होगा। ये मान थोड़ा फ्लैक्चुएट यानी बदलता रहता है। 90 से लेकर 120 mmHg के बराबर मान के मध्य होता है। ये ध्यान रखना, इन दोनों के मध्य होता है एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो। ओके, नेक्स्ट दे लेते हैं अपन डायस्टोलिक रक्तचाप किस किस के मध्य? 60 से 80 mmHg के मध्य होता है। ये अब ये भी फिक्स मान नहीं है कि सबको सभी का मान 80 आएगा, ये थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 60 से लेकर 80 mmHg। ध्यान रखना, यह उसका एक इकाई है जिस इकाई में हम रक्तचाप को माप रहे हैं। mmHg मिलीमीटर, Hg यानी पारे के दबाव से। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस यंत्र से हम देखते हैं जिसमें पारा ऊपर नीचे होता है, वो जो यंत्र है उस यंत्र का नाम दे रखा है। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी, ये हिंदी नाम है इसका, रक्तचाप मापी या स्फाइग्मोमैनोमीटर। इसको तीन नाम, इसे में नाम कर देना, स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ओके, ये तो हुआ सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, उसका मान कितना होता है, अधिकतम और न्यूनतम कितना मान होता है, ये कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले 1973 में यहाँ लिया अपने टॉपिक 1933 में, 73 नहीं 1733 में, 1900 नहीं 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप किस में मापा? घोड़ों में मापा। ध्यान रखना, नाम साइंटिस्ट का स्टीफन हेल्स, सन 1733। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 1983 में कापलन ने रक्तचाप को क्या कर दिया? परिभाषित कर दिया। ये दो साइंटिस्ट नाम और याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वापस देख लेते हैं। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा। 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। ओके, ये तो इसकी प्रारंभिक जानकारी थी। अब देख लेते हैं अपन कि अगर किसी खान पान या किसी मुख्य कारण के कारण निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या इसे कहते कैसे हैं। तो अपने पहला टॉपिक लिया इसका निम्न रक्तचाप। क्या बोला इसमें? वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उसका अगर रक्त का प्रवाह कम होगा तो उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देंगे। ये लक्षण क्या हो सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में नीचे लिखा अपन ने। इसके कारण मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पोषक आहार नहीं पहुंच पाते हैं। और सबसे मस्ट क्या होती है? ऑक्सीजन। हालांकि पोषक आहार अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं तो उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में लगातार नहीं हो रही है तो क्या हो सकता है? जिससे अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और स्थायी रूप से, ध्यान देना यहाँ, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये तो किस प्रेशर के कारण? लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप के कारण होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। धमनियों में अधिक दाब के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ कारण क्या लिखा है? हमने यहाँ पर नाम देखो, एक सिर्फ यहाँ अपन लिख रहे थे रक्तवाहिनियां, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा? धमनियां। क्यों लिखा? इसका कारण मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता चुका हूँ। ध्यान देना, क्योंकि धमनी की भित्ति मोटी होती है और उसका व्यास क्या होता है? कम होता है, इसलिए धमनियों पर दबाव अधिक होता है। तो धमनियों में अधिक दाब के कारण क्या उत्पन्न होता है? हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है। इसका कारण यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब के सेवन से हो सकता है। यानी अगर इसका अनियंत्रित रूप से उपयोग किया जाए तो इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इसके आगे का। नेक्स्ट टॉपिक है नशीले पदार्थ। तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नया टॉपिक चल रहा अपना नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में सबसे पहला जो टॉपिक लिया गया है वो जो आम रूप से
देखने को मिलता है, या हर घर गली चौराहे में देखने को मिलता है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसके शिकार हो चुके हैं। पाउच संस्कृति के कारण गुटखा जो है वो गली गली चौराहे चौराहों तक पहुंच चुका है और इसका उपयोग भरपूर किया जा रहा है नासमझी के कारण। अब हम ये देख लेते हैं कि गुटखे जैसे नशीले पदार्थों में किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है और ये क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले लेते हैं गुटखे में कौन कौन से पदार्थ मिक्स किए जाते हैं या उसमें मिश्रित कौन कौन से पदार्थ होते हैं। सबसे पहले बोला सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू। ध्यान देना, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल चीज इसमें डाली हुई है। अब हो सकता है, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर सुपारी के टुकड़े नेचुरल है यानी प्राकृतिक तौर पर, कथा नेचुरल नहीं है, कथा संश्लेषित पदार्थों के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। चूना हम जानते हैं, हालांकि प्राकृतिक खनिज तौर पर भी ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी कोशिकाओं के द्वारा बने हुए पदार्थ नहीं होते। और उसमें एक और चीज मिक्स कर दी जिसका नाम है संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग। अब ये आप अच्छी तरीके से पता कर सकते हो कि अगर धातु है तो नेचुरल तो हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। तो वापस देख लेते हैं, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग, इन सभी पदार्थों के मिश्रण से क्या बनता है, गुटखा बनता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं, अपने पॉइंट बनाए इसमें। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है। अब शारीरिक नुकसान क्या होता है उसको अपने अगले टॉपिक में लिया है। जबड़े की मांसपेशियां, अब तुम जानते हो गुटखे को लगातार चबाना पड़ता है। लोग अपने मुंह में लगातार गुटखा रखते हैं, वो दिन भर इसको चबाते रहते हैं। एक पाउच खत्म होता है, दूसरे पाउच को तुरंत मुंह में डाल देते हैं और लगातार दिन भर अपनी मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं। अब मांसपेशियों के सक्रिय रहने से तो क्या बोला, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। अब ऐसा उस व्यक्ति के साथ होगा जो व्यक्ति लगातार गुटखा चबाता है। अब हमारी जबड़े की जो मांसपेशी होती है उसको कहते हैं सब म्यूकस। अब क्या हुआ, कठोर होने के कारण जो डिजीज है या रोग है उसका नाम दिया सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ध्यान देना, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, यानी जबड़े की जो मांसपेशी है, ठीक है, वो क्या हो गई है, कठोर हो गई है और इस रोग को अपने नाम दिया सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। अब ये पूछ लिया जाए कि उस नशीले पदार्थ का नाम लिखिए जिसके कारण सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा, गुटखा। या ये पूछ लिया जाए कि गुटखे के लगातार चबाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता और जबड़े की मांसपेशी कठोर हो जाती है, ऐसा किस रोग के कारण हो जाता है, तो नाम लिखना पड़ेगा सब म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण होता है। ओके। इसके अलावा जो संश्लेषित पदार्थ थे तो लिखा संश्लेषित पदार्थों में कई कैंसर जन यानी कार्सिनोजेंस पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कैंसर जन होते हैं और ये कैंसर की संभावना को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम जानते हैं कि इसके आगे वाला जो टॉपिक है जो नशीले पदार्थों में तंबाकू, वो भी इसमें मिक्स किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टैबेको या तंबाकू। तंबाकू का सामान्य मिश्रण लिखा आपने पहले, सामान्य अध्ययन लिखा है इसमें, यानी इसमें सामान्य रूप से कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये किस कुल का है वो लिखा आपने। तो क्या लिखा है, तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकम, ये इसका बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम है। ध्यान रखना, इस पादप का नाम लिखा आपने निकोटिएना टोबेकम, ये इसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम है। इसका कुल होता है सोलिनेसी, की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। किससे, उसकी लीफ से या उसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ओके, इसकी पत्तियों के निचोड़ यानी पत्तियों में 1 से 8% तक एक एल्कलॉइड है जिसका नाम है निकोटीन। क्या नाम है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ध्यान रखना, एल्केलॉइड एक ऐसा पदार्थ है जो नशीला होता है और ये हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है जिसका नाम क्या है, एल्केलॉइड। अब एल्केलॉइड में कौन सा नाम दिया उसको अपन ने, निकोटीन। ओके, ये तो हुआ इसकी सामान्य जानकारी। अब देख लेते हैं तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां या नुकसान किस प्रकार होता है या कौन कौन से होते हैं। पहला टॉपिक लिखा अपन ने इसमें, तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने पर मुंह, जीभ, गले और फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसका कारण क्यों है तो सुनना, लोग मुंह में इस
तंबाकू को चबाते हैं या रखते हैं, ध्यान रखना, या तो उस तंबाकू को चबाते हैं या अपने मुंह में रखते हैं या अपनी धूम्रपान द्वारा अपने फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। तो इन दोनों माध्यमों से होके गुजरेगा जीभ और गले से ये कहाँ तक पहुंच जाता है? अगर वो धूम्रपान करते हैं तो फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फेफड़ों में जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर निकोटीन नामक पदार्थों का अत्यधिक जमाव होने के कारण, किसके कारण? निकोटीन पदार्थ के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? कैंसर उत्पन्न हो जाता है या उसकी संभावना बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा, धमनी की दीवार वैसे ही मोटी होती है, वो अगर और मोटी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो निकोटीन क्या करता है? धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है और उसका व्यास और कम कर देता है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हार्ट बीट, हृदय स्पंदन को क्या कहेंगे? हार्ट बीट क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू के सेवन से भ्रूण की विकास की गति जो है वो मंद पड़ जाती है। गति यानी लिखना पड़ेगा, गति कैसी हो जाती है? गति मंद पड़ जाती है। वापस सुनना, गर्भवती महिला जिसके गर्भ में भ्रूण विकसित हो रहा है या विकास कर रहा है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकसित होता है। यहाँ पर तंबाकू के सेवन से उसके विकास की गति क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। आगे क्या है? सिगरेट की धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये CO है। CO हमारी ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक बंधुता रखती है। तो क्या बोला? CO लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है और उसमें ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। हालांकि इसके साथ साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक पहुंच गई तो उसकी बॉन्डिंग हीमोग्लोबिन के साथ हो जाती है और वो हमारे शरीर के अंदर ऊतकों तक प्रवेश कर जाती है। साथ साथ RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं को भी क्या करती है? नष्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मदिरा। तो दो टॉपिक नशीले पदार्थों में पूर्व हुआ, पहला गुटखा, दूसरा तंबाकू। थर्ड टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है मदिरा या अल्कोहल। मदिरा में नशे का कारण, ध्यान देना यहाँ पर, मदिरा में नशे का कारण एक ही पदार्थ जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल या C2H5OH। C2H5 इसका रासायनिक सूत्र है और यह इसका रासायनिक नाम है। ध्यान देना वापस, नशे का कारण क्या है? एथिल अल्कोहल C2H5OH है। ये तो हुआ मदिरा की सामान्य जानकारी है, मदिरा में कौन सा पदार्थ होता है। अब देख लेते हैं मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव। पहला, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। किस पहुंचता है? रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एक नए पदार्थ में परिवर्तित कर देता है जिसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, याद रखना, एसिटैल्डिहाइड, यहाँ पर एक मात्रा और लगाना इसके ऊपर, एसिटैल्डिहाइड में बदल देता है। तो ध्यान देना, यकृत का काम क्या है? अगर अधिक मात्रा में अल्कोहल पहुंचता है तो एक नए पदार्थ में परिवर्तित करता है। इस नए पदार्थ का नाम एसिटैल्डिहाइड है, जो कैसा पदार्थ है? विषैला पदार्थ है। सेकंड टॉपिक लेते हैं, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। यानी जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसका सामंजस्य और उसका नियंत्रण क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता क्षीण होती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो वापस ध्यान देना, पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को वापस। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड टॉपिक लेते हैं, अल्कोहल में स्मरण क्षमता, अल्कोहल से स्मरण क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब तंत्रिका तंत्र हम इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र के तीन हिस्से आएंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मैं
ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। ध्यान देना, वसीय यकृत रोग। हम जानते हैं, ये बात हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि यकृत क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है, यानी वहाँ पर एल्कोहल के द्वारा यकृत फूल करके मोटा हो जाता है। इसको अपने नाम दिया वसीय यकृत रोग, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय या उसके संश्लेषण में यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। ये तो हो गया मदिरा या अल्कोहल उससे होने वाले दुष्प्रभाव या उसके कुप्रभाव। नेक्स्ट नशीला पदार्थ लेते हैं, ओपियम या अफीम। ओके, सामान्य जानकारी लेते हैं पहले इसकी। अफीम पादप पेपेवर सेमनीफेरम, जैसे अपन ने निकोटीन टोबैकम तंबाकू का बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम देखा था, उसी प्रकार एक और इसका साइंटिफिक नेम यानी अफीम का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सेमनीफेरम। याद रखना, ये दोनों नाम आगे वापस आने वाले हैं। पहला कौन सा है, पेपेवर, दूसरा कौन सा है, सेमनीफेरम। हम जानते हैं कि बॉटनिकल नेम दो तरीके से दिए जाते हैं, एक वंश और एक जाति। ये होता है वंश और ये क्या होती है इसकी जाति। के कच्चे फल से प्राप्त लेटेक्स या दूध, ध्यान रखना, उसके कच्चे फल से उसका लेटेक्स या दूध निकाला जाता है, जिसके सुखाने पर अफीम का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसके लेटेक्स या उसके दूध में किस प्रकार के एल्कलाइड हैं। तो दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख नाम लिखे अपन ने, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन। नाम वापस देख लेते हैं। इन 5 नामों को अपन को याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 मार्फिन, नंबर 2 कोडीन, 3 निकोटीन, 4 सेमनीफेरिन और 5th पेपेवरिन। अब इसमें नाम 2 आ चुके हैं, देख लो।